मूवी के शूटिंग के लिए डायरेक्टर को एक जलते हुए ज्वालामुखी को शूट करना था। इसके लिए उन्होंने 2 कैमरामैन और एक एक्सपीरियंस पायलट को ये काम करने का जिम्मा सौंप दिया, पर उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनके लिए जानलेवा साबित होने वाला था। उड़ान के कुछ ही घंटों बाद वो ज्वालामुखी के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद ज्वालामुखी के चारों ओर घूमकर वो कैमरे में शूट करने लगते हैं। तभी अचानक से हेलीकॉप्टर का रोटर खराब हो जाता है और हेलीकॉप्टर हवा में ही डगमगाने लगता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी पायलट हेलीकॉप्टर को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके बाद हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी के एक क्रेटर में क्रैश हो जाता है। किसी तरह से ये तीनों बच तो जाते हैं, लेकिन वो तीनों 150 फीट की गहराई में ज्वालामुखी के अंदर फंस जाते हैं। न खाने के लिए उनके पास खाना था और न ही पीने के लिए पानी। ऊपर से भीषण गर्मी भी थी। यहाँ से निकलने के लिए उन्हें 150 फीट ऊपर चढ़ना था, पर चढ़े तो कैसे चढ़े? क्या हुआ उन तीनों के साथ? उन्हें जिंदगी मिली या फिर मिली मौत? 21 नवंबर 1992 कैलिफोर्निया बेल 206 हेलीकॉप्टर में कैमरामैन माइकल बेंसन और टेक्नीशियन क्रिस्टोफर सवार होने लगे। उनका मिशन था ज्वालामुखी से निकलते हुए लावे को शूट करना। इस हेलीकॉप्टर को कैप्टन क्रेस हाउसिंग उड़ाने वाले थे, जो काफी अनुभवी पायलट थे। महज 16 साल की उम्र में ही इन्होंने पायलट का लाइसेंस ले लिया। और सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं, चाहे बात करें सी प्लेन की या फिर किसी ग्लाइडर की, वो हर तरह के प्लेन उड़ाने में उत्तीर्ण हो चुके थे। इसीलिए तो उन्हें इस खतरनाक काम के लिए सेलेक्ट किया गया। हाउसिंग हेलीकॉप्टर के इंस्पेक्शन करने के बाद हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करा के अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। कुछ ही घंटों के उड़ान के बाद वो तीनों किलवे नाम के एक ज्वालामुखी के पास पहुंच गए। उस वक्त ज्वालामुखी बिल्कुल ही शांत था और उसका लावा करीब 120 फीट नीचे था। लेकिन साइंटिस्ट की भविष्यवाणी के अनुसार इसमें मौजूद लावा कुछ ही क्षण में अपनी करवट बदलने वाला था। इस शांत लावे को देखकर वो हेलीकॉप्टर इसके चक्कर लगाने लगा और इंतजार करने लगे उस ऐतिहासिक पल को, जब ये लावा विस्फोट करेगा। कैमरामैन हर एक पल को अपने कैमरे में शूट कर रहा था। हेलीकॉप्टर काफी ऊपर फ्लाई कर रहा था, इसीलिए उन्हें ऐसी फुटेज नहीं मिल पा रहा था जैसी उन्हें जरूरत थी। पायलट ज्वालामुखी के चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे एल्टीट्यूड को कम करने लगा। तभी हेलीकॉप्टर का रोटर खराब हो गया और ये बुरी तरह से डगमगाने लगा। पायलट लगातार इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। फाइनली हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। देखते ही देखते ये ज्वालामुखी के अंदर क्रैश हो गया। ऐसा सुन के ही डर लगता है कि ज्वालामुखी के अंदर गिरने के बाद कोई इंसान कैसे बच सकता है। ये शायद उनकी किस्मत ही थी कि ज्वालामुखी के अंदर गिरने के बावजूद भी वो तीनों जीवित थे। दरअसल हेलीकॉप्टर जिस जगह पर क्रैश हुआ वहाँ पर लावा नहीं निकल रहा था। वो तीनों ज्वालामुखी के लावे से तो बच गए, लेकिन वहाँ से बाहर निकल पाना इतना भी आसान नहीं था। ज्वालामुखी से निकलने वाली जहरीली गैस चारों तरफ फैली हुई थी। अगर उन्हें जिंदा बच के निकलना था, उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था इस जहरीली गुफा से बाहर निकलने का, और वो था जल्द से जल्द किसी से मदद मांगना। कैप्टन तुरंत ही अपने क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा और रेडियो कॉल करने की कोशिश करने लगा। उनकी किस्मत अच्छी थी कि क्रैश के बाद वो रेडियो कॉल करने में सफल हो गए। तुरंत ही रेस्क्यू टीम किलवे ज्वालामुखी के पास पहुंच गए। ज्वालामुखी के अंदर जहरीली गैस की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम थी कि रेस्क्यू टीम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ज्वालामुखी के 2-4 चक्कर लगाने के बाद उन्हें क्रैश हुए हेलीकॉप्टर का मलबा दिख गया। तुरंत ही रेस्क्यू टीम उसी हेलीकॉप्टर के पास रस्सी ड्रॉप कर देता है। उसी क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के पास पायलट भी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही पायलट को पता चल जाता है कि रेस्क्यू टीम आ चुकी है। पायलट ने किसी तरह से रस्सी पकड़ लिया। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। किसी तरह से पायलट की जान तो बच गई, लेकिन बेंसन और डैडी उसी ज्वालामुखी के अंदर फंसे हुए थे, जहां जहरीली गैस के कारण विजिबिलिटी इतनी कम थी कि वो महज कुछ ही फीट दूर देख पाने में सक्षम थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं लग रहा था कि रस्सी कहां पर ड्रॉप की जा रही है। वो दोनों इतने बेचैन हो चुके थे कि ज्वालामुखी से बाहर निकलने के लिए उसके दीवार पर ही चढ़ना शुरू कर दिया। दोपहर से अब रात हो चुकी थी। अब तक वो करीब 70 फीट ऊपर चढ़ चुके थे। उधर रेस्क्यू टीम भी रात होने की वजह से वापस चले गए। रेस्क्यू टीम को लगा कि अब उनकी मौत हो गई होगी, पर ऐसा
नुकसान नहीं था। वो दोनों अब भी वहीं फंसे हुए थे और इतनी ऊपर चढ़ाई के कारण बुरी तरह से थक चुके थे। दोपहर से उन दोनों ने कुछ खाया भी नहीं था और ना ही पानी पिया। खोलते हुए लावे से वो काफी ऊपर पहुंच चुके थे। गर्मी भी कम हो चुकी थी। उन्हें लगा कि अब हम खतरे से बाहर आ चुके हैं, तो क्यों ना रात यहीं पर बिताया जाए। लेकिन ये रात गुजारना उनके लिए इतनी भी आसान नहीं थी। लावे की आवाज और उसके अंदर से निकलने वाली जहरीली गैस उन्हें एक पल भी आराम करने का मौका नहीं दिया। किसी तरह से रात तो गुजर गई। सुबह होते ही डूडी चढ़ाई करना शुरू कर दिया, लेकिन बेंसन इतना थक चुका था कि वहीं बैठकर रेस्क्यू टीम का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही रेस्क्यू टीम फिर से उनकी तलाश में घटना स्थल पर पहुंच गए, पर फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि वो 1 फीट अंदर भी देख नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर डूडी चढ़ाई करते करते क्रिएटर को पार कर दिया और ज्वालामुखी के ऊपर पहुंच गया। रेस्क्यू टीम ने तुरंत ही उन्हें देख लिया। तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटलाइज भी कर दिया गया, लेकिन बेंसन अब भी रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहा था। रेस्क्यू टीम ऊपर से उन्हें देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से पायलट को बेंसन दिखाई दिया, पर धुएं ने एक बार फिर से उन्हें गायब कर दिया। धुएं की वजह से पायलट को कभी वो दिखाई देता तो कभी ओझल हो जाता, पर इतना तो अंदाजा हो गया था कि उसका लोकेशन क्या है। तुरंत ही पायलट ने उसी जगह पर रस्सी ड्रॉप किया। उस रस्सी पर एक डोली लगा हुआ था, क्योंकि रेस्क्यू टीम को भी पता था कि उनके बॉडी में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो रस्सी को पकड़कर अपनी वजन को संभाल पाए। बेंसन को वो डोली दिख तो गया, लेकिन वो उसके पहुंच से काफी दूर था। वो नहीं चाहते थे कि एक रात और इस खौफनाक जगह पर गुजारे, इसीलिए बेंसन ने एक जोरदार जंप लगाया और सीधा उस डोली में जा घुसा। ये सुनने में ही काफी खतरनाक लगता है, क्योंकि जरा सी भी अगर चूक हो जाती तो वो सीधे खोलते हुए ज्वालामुखी में जा गिरते, और ज्वालामुखी में गिरने का अंजाम मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुरंत ही बेंसन को भी वहाँ से निकाल लिया जाता है। कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद ये तीनों बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी